हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संजय एक गरीब आदमी होता है जो करमपुर कहकर एक गांव में अपने बेटे कप्पू, बीवी हेतल और बूढ़ी माँ कलावती के साथ रहता है। उसका गांव में ढाबा होता है जिसका नाम होता है संजू का ढाबा। सभी संजय को प्यार से संजू कहकर पुकारते। उसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट होता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। ओए संजू परा, ओए तेरे छोले कुलचे खाकर और ठंडी ठंडी लस्सी पीकर तो मजा ही आ गया सच में। हाँ जोगिंदर भाई साहब, अब एकदम सही कह रहे हैं। संजू के हाथ में जरूर जादू है जिस वजह से वो इतने जादुई स्वाद वाली डिशेस बनाता है। संजय के जीवन में आलस नाम का शब्द तो था ही नहीं। वो बहुत मेहनती होता है और रोज सुबह 5 बजे उठकर ढाबे में जाता है और सारी तैयारियां करता है। दिन भर उसके ढाबे पर 1 मिनट ऐसा नहीं होता जब उसका ढाबा खाली हो। हर वक्त ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता है। वो हर रात थोड़ा सा खाना जानबूझकर बचाता है ताकि वो गरीबों में बांट सके। गरीब उसे सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं। संजू बहुत ईमानदार और नेक दिल आदमी होता है। वो अपने सभी ग्राहकों से बहुत अच्छी तरह से पेश आता है। आ गया बेटा संजू, चल हाथ मुंह धो ले। हेतल बहू, जल्दी से अपने पति के लिए खाना परोस दे, वो भूखा है। उससे पहले मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुश खबर, लेकिन कैसी खुश खबर? हाँ, बताओ ना संजू। मुझे आज तक सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। गांव के सरपंच के बेटे की शादी के लिए उन्होंने मेरे ढाबे से खाना ऑर्डर करवाया है। वो भी सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि सगाई, संगीत, मेहंदी, हल्दी, इन रस्मों के लिए भी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी भगवान के सामने मिठाई रखती हूँ। हाँ हेतल, माँ आपको मुझे वो इमरती बनाना सिखाना होगा। मुझे आती नहीं है ठीक से बनाना। ऑर्डर में इमरती और आलू जलेबी दोनों लिखे हैं। ठीक है संजू बेटा, मैं और हेतल हैं, हम भी तेरे साथ काम करके तेरी मदद करेंगे। तू चिंता मत कर, ठीक है? धन्यवाद माँ। संजय उस बड़े ऑर्डर को पूरा करता है और वो सरपंच के बेटे की शादी में खाना देकर खूब नाम कमाता है। ये लो तुम्हारे पैसे संजय। हमने तुम्हारे ढाबे को इसलिए चुना था क्योंकि तुम्हारे ढाबे में वो बात थी और वो लाजवाब स्वाद था जो गांव में तो क्या शहर में भी किसी ढाबे के खाने में नहीं है। अगली बार भी अगर कोई पर्व होगा तो हम तुमसे ही खाना बनवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने इतना सब कह दिया वही मेरे लिए बहुत है। बारिश के दिन शुरू हो जाते हैं और हर साल के मुकाबले इस साल करमपुर में बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है। मौसम विभाग से भी रेड अलर्ट बताया जाता है। एक दिन इतनी तूफानी बारिश होती है कि पूरे गांव की बिजली चली जाती है और सड़कें पानी से भर जाते हैं। लोगों के घरों में भी पानी भरने लगता है और तो और संजय का ढाबा भी उस तूफान में टूट जाता है। अपने ढाबे को बर्बाद होते देख संजय को बहुत बुरा लगता है। अब जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते ना संजू। बेहतर यही होगा कि हम आगे बढ़ें। हाँ हेतल, शायद तुम सही कह रही हो। संजय कई जगह जाकर काम ढूंढने लगता है और उसे एक रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी मिलती है जहां उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम अनुपम होता है। संजय रेस्टोरेंट में बहुत ही बढ़िया खाना बनाता है जिससे सभी हर वक्त उसकी तारीफ करते रहते हैं और इसीलिए शेफ डिपार्टमेंट में मनीष उससे जलने लगता है। जो तारीफें हमें इतने सालों से काम करके नहीं मिली वो इस संजय के बच्चे को चंद दिनों में ही मिल गई। नहीं, मैं इसे शेफ नंबर 1 बनने नहीं दूंगा। अनुपम तो बेवकूफ है लेकिन मैं नहीं। मैं इस संजय को नौकरी से निकलवा कर ही रहूंगा। मनीष संजय के बनाए खाने में मारा हुआ कॉकरोच मिला देता है और जब ग्राहक उस कॉकरोच को देखते हैं तब गुस्से से लाल हो जाते हैं। मिस्टर रघुवंशी, ये है आपके रेस्टोरेंट के मैनर्स। अरे आपके शेफ ने ये कॉकरोच सर्व किया है हमें। अगर मैं या मेरी बीवी इस कॉकरोच को गलती से निगल लेते तो कितने लेने के देने पड़ जाते। कुछ खबर भी है आपको? किसने बनाई है ये डिश? ओह सर, मैंने बनाई है, लेकिन मैंने तो शुरुआत से अंत तक एकदम ध्यान देकर ही बनाई है। मुझसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। जस्ट शट अप। अच्छी तरह से जानते हैं हम तुम जैसे 2 कौड़ी के शेफ्स को। मिस्टर रघुवंशी, आई डोंट नो, इसे अभी के अभी यहां से निकाल दीजिए वरना मैं आपके रेस्टोरेंट पर कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। रघुवंशी संजय को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और काम से निकाल देता है। निकल जाओ मेरे रेस्टोरेंट से, नॉनसेंस इडियट, बेवकूफ आदमी। लेकिन सर,
सर इसमें संजू की कोई गलती नहीं होगी, मुझे संजू पर पूरा यकीन है। शट अप, वरना तुम्हें भी उसके तरह रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दूंगा, समझे तुम? संजय अब बिना नौकरी के यहाँ से वहाँ भटकने लगता है और अब उस पर आर्थिक समस्या आ जाती है। जितने पैसे बचाए थे सब धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। संजू बेटा, तू ठेला लगा ले, ठेले पर खाना बेचा तो अच्छे से पैसे मिलेंगे। लेकिन माँ, इन बारिश के दिनों में ठेले का इतना नुकसान होगा, इतनी धुआंधार बारिश हो रही है आजकल। एक दिन जब संजय जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है तभी उसे वहाँ एक बड़ा सा विमान पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस विमान को देखकर दंग रह जाता है। उस विमान का एक पंख टूटा हुआ होता है और आगे का पार्ट भी आधा टूटा होता है। लेकिन जब संजय उसके अंदर जाता है उसे ये देखकर हैरत होती है कि उस विमान के अंदर बहुत सारी जगह है। अरे वाह, इस विमान के अंदर तो बहुत सारी जगह है, इसमें बहुत से लोग आकर बैठ सकते हैं। ये विमान लगता है आसमान से नीचे गिरा है क्रैश होकर। क्यों ना मैं इस विमान को ही अपना ढाबा बना लूं? हाँ, यही सही रहेगा। इस विमान को मैं इस तरह सजाऊंगा कि ये डिट्टो किसी ढाबे की तरह ही लगेगा। संजय उस विमान को बिल्कुल किसी ढाबे की तरह बनाता है और वो उसे पेंट करके एकदम नया बना देता है और उसके बाहर बड़े अक्षरों में लिखता है, संजू का विमान ढाबा। धीरे धीरे गांव वाले संजू के इस अनोखे विमान ढाबे को देखकर काफी आकर्षित रह जाते हैं। वो विमान ढाबा सभी को विस्मय कर देता है और धीरे धीरे लोग आकर विमान ढाबे में खाना खाते हैं और थोड़े ही दिनों में संजू का विमान ढाबा सुर्खियां बटोरने लगता है और बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, जिस कारण रेस्टोरेंट मालिक रघुवंशी को बहुत जलन होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब से उस संजय ने अपना विमान ढाबा खोला है, मेरे इस आलीशान रेस्टोरेंट में लोगों ने आना बंद कर दिया है। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं उस विमान ढाबे में कुछ ऐसा करूंगा जिसके चलते वो ढाबा हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रघुवंशी अपने आदमियों को संजय के विमान ढाबे में बॉम्ब प्लांट करने के लिए कहता है और ये सब अनुपम देख लेता है और अनुपम रघुवंशी और उसके आदमियों के बीच की बातें फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। धन्यवाद अनुपम, तुमने मेरे लिए अपने काम की परवाह भी नहीं की और मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। अरे मुझे नौकरी की परवाह नहीं है, मैं तो अकेला हूं, लेकिन तेरा परिवार है, मेरा क्या? मैं अपना गुजर बसर कैसे भी कर लूंगा। अब से हम दोनों साथ में काम करेंगे। लेकिन संजू? नहीं अनुपम, मैंने कह दिया सो कह दिया। रघुवंशी के आदमी बॉम्ब प्लांट करने आते हैं तभी अनुपम वहां पुलिस के साथ पहुंच जाता है और अंत में रघुवंशी और उसके आदमियों को पुलिस सजा देती है। संजय और अनुपम दोनों दोस्त मिलकर विमान ढाबे को संभालने लगते हैं और आगे जाकर वो दोनों खूब अमीर हो जाते हैं। सोनगढ़ गांव में रहने वाला वसंत अपने ढाबे के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसके हाथ में जो स्वाद था वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाने में भी नहीं था, ऐसा उस गांव के सभी निवासियों का कहना था। सुबह से लेकर दिन के खत्म होने तक वसंत के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता। ये लीजिए भाई साहब, आपका राजमा चावल, और ये आपका कढ़ाई पनीर, और साथ में सलाद। क्या बात है भाई, क्या बात है। तुमने तो गांव के बाकी सभी ढाबों के दांत खट्टे करके रख दिए। हाँ वसंत भाई? अरे सच में, इतनी स्वादिष्ट और इतनी बढ़िया काजू की बर्फी मैंने कभी नहीं खाई। और ये दही बल्ले, ओ हो, और तंदूरी नान, ओफ, मजा ही आ गया यारा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही मेरे ढाबे पर आकर पेट भर के खाना खाकर जाया कीजिए, मुझे इससे ज्यादा और क्या खुशी मिलेगी। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा ढाबा एकदम कमाल का है। यहाँ का खाना एकदम घर के खाने जैसा लगता है। वसंत अपनी छोटी बेटी चिंकी और बीवी बिंदिया के साथ रहता है। उसकी बीवी भी घर बैठे सिलाई का काम करती है। उसके पास एक छोटी सी सिलाई मशीन होती है। सिलाई के काम से कमाए गए पैसों से घर का खर्च निकल जाता है और जिस दिन बिंदिया को कोई काम नहीं होता वो वसंत का हाथ बटाने के लिए ढाबे में चली आती है। अरे आप आ गए, चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म फुलके बना देती हूँ। आज आपकी पसंदीदा मसाला भिंडी बनाई है और रायता भी। बिंदिया, तुम वहीं बैठो और अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। मैं फटाफट सारे फुलके बना लेता हूँ। जैसे मैं दिन भर काम करता हूँ वैसे ही तुम भी दिन भर काम करती रहती हो, इसीलिए तुम आराम से अपना काम निपटाओ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितने अच्छे हो जी।
आखिर पापा किसके हैं? एक दिन सोनगढ़ में एक अकेली औरत आती है जिसका नाम कामिनी होता है। कामिनी एक बहुत ही चालाक और निर्दयी औरत होती है। उसके इस व्यवहार के कारण उसे उसके परिवार वालों ने भी घर से निकाल दिया होता है। वो सोनगढ़ में एक किराए के मकान में रहती है और काम ढूंढ रही होती है, लेकिन निरंतर 1 से 2 हफ्तों तक काम ढूंढने के बाद भी कामिनी को काम नहीं मिलता। वो एक दिन बाजार में वसंत ढाबे वाले के ढाबे को देखती है। इस ढाबे में क्या सोने की रोटियां मिल रही हैं, जो सभी ने इतनी लंबी लाइन लगाई है। ये ढाबे वाला रोजाना, एक बात तो है, ढाबे से ढेरों पैसे कमाता जरूर होगा। क्यों ना मैं भी कोई ढाबा खोलूं? ढाबे के बिजनेस से बहुत ही पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन कामिनी कोई काम बिना चालाकी और बिना फरेबी के तो करती नहीं। कामिनी लालची होकर वसंत के ढाबे के सामने अपना ढाबा खोलती है, लेकिन वो हर एक व्यंजन वसंत से 50% कम दाम में बेचती है और इसीलिए अब सभी गांव वाले उसके ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। अरे उस वसंत के ढाबे पर तो एक सादी थाली भी 50 रुपए की मिलती है, लेकिन यहाँ वही वेज थाली 20 रुपए में मिल रही है। ये ढाबा ही बेस्ट है भैया। हाँ भैया, तू एकदम सही कह रहा है। भाई साहब, मेरे मन में उस वसंत जितना लालच नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे ढाबे पर जो कोई भी आए पेट भर कर खाना खाए और चला जाए। पैसों का क्या है, पैसे आज हैं कल नहीं। अरे कितने नेक विचार हैं आपके कामिनी बहन। वाकई में गांव वालों की नजरों में उन्हें लग रहा था कि कामिनी सच में कम दाम में खाना बेचकर बहुत महान काम कर रही है, लेकिन उसके इस नेक काम के पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है, और वो ये होता है कि वो अपने सभी खाने में हानिकारक सस्ते चीजों की मिलावट करती है, जिससे काम निवेश में वो अच्छे खासे पैसे कमाती है। और ये गया गंदा नाली का पानी और एक्सपायरी डेट वाला आटा और ये फूड कलर जिससे इस हलवे का रंग खेल उठेगा। लोग कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं ना। सभी गांव वाले कामिनी के ढाबे पर जाने लगते हैं, जिससे वसंत के ढाबे पर बहुत कम ग्राहक आने लगते हैं। वो ये बात बिंदिया को बताता है। क्या कहा? लेकिन वो ढाबे वाली कम दाम में खाना बेचकर खुद का मुनाफा कैसे कमाती होगी? मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है जी। मुझे भी बिंदिया, वो लगभग मुझसे 50% कम दाम में खाना बेचती है। जब से उसने मेरे ढाबे के सामने अपना ढाबा खोला है, तब से मेरे ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना बहुत कम हो गया है और सभी सस्ता खाना खाने उसके ढाबे पर जा रहे हैं। वसंत को कामिनी पर अब शक होने लगता है, इसीलिए वो उसके ढाबे पर कड़ी नजर रखने लगता है। कामिनी ये भाप लेती है कि वसंत को धीरे धीरे उस पर शक हो रहा है। ये वसंत तो 24 घंटे किसी सीसीटीवी कैमरे की तरह मेरे ढाबे की रसोई पर नजर रख रहा है। कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? इसे मेरा राज पता चले उससे पहले मुझे इसका नामो निशान मिटाना होगा। इसे यहाँ से भगाना होगा। कामिनी अब ठान लेती है कि वो वसंत को वहां से भगाकर ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे गांव में लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और सबको फूड पॉइजनिंग होने लगती है। बिंदिया एक जगह सिलाई का ऑर्डर पूरा करके वापस देने जाती है, तभी वो देखती है कि उस औरत के पति को भी फूड पॉइजनिंग हुआ है। ये लीजिए बहन जी, आपकी साड़ी और आपके पति का शर्ट पूरे 60 रुपए हुए हैं। अरे बिंदिया बहन, अगर मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूं तो चलेगा। मेरे पति को फूड पॉइजनिंग हो गया है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? देखिए, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप अपने पति का ख्याल रखिए। लेकिन फूड पॉइजनिंग कैसे हुआ? मैं कुछ दिन अपने मायके गई थी, तभी हर रोज उस कामिनी ढाबे वाली का खाना खाते थे। हो न हो उस कामिनी के खाने में कुछ तो खराबी है। बिंदिया ये बात जाकर वसंत को बताती है, और फिर वो दोनों चुपके से कामिनी के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो अगले दिन की तैयारी कर रही है और हानिकारक सामान से आटे, तेल, सब्जियों में मिलावट कर रही है। इसका मतलब हमारा शक सही था। इस ढाबे वाली के खाने में जो गड़बड़ थी वो यही थी। हाँ जी, ये खाने में हानिकारक पदार्थों से मिलावट करती है और सस्ते दाम में खाना बेचती है। हमें देर नहीं करनी चाहिए और इस लालची ढाबे वाली का पूरा गांव के सामने पर्दाफाश करना चाहिए।
वसंत और बिंदिया आसपास के गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और वो सब मिलकर कामिनी के घर पर जाते हैं, जहां वो सब उसे रंगे हाथ मिलावट का सामान के साथ पकड़ लेते हैं। अरे तेरी वजह से आधा गांव बीमार हो चुका है और तुझे रत्ती भर का भी शर्मिंदगी नहीं है, निर्दयी लोभी औरत। हमें इस औरत को तुरंत पुलिस को सौंप देना चाहिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए ऐसा। मैं चुपचाप इस गांव से चली जाऊंगी, ताकि दूसरे गांव में जाकर इसी मिलावट के हथकंडे से उस गांव के लोगों की जान भी खतरे में डाल सको। तुम्हारा नकाब अब हट चुका है, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है, अब तुम बचकर नहीं जा सकती। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस कामिनी को हथकड़ियों से पहनाकर अपने साथ ले जाती है। कामिनी को जेल की सजा होती है और उस दिन के बाद सभी गांव वाले फिर से वसंत के ढाबे के खाना को खाने लगते हैं। अरे जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी भी गलती है। हमने अपने वसंत के ढाबे को छोड़कर उस लालची ढाबे वाली के सस्ते खाने को खाना सही समझा। लेकिन ईस्ट और वेस्ट, हमारा वसंत इज द बेस्ट। वसंत, तुम्हारा ढाबा ही इस गांव का आन बान शान है। और इस तरह वसंत का ढाबा फिर से अच्छी तरह चलने लगता है और वो आगे जाकर खूब सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।